आज हम देखेंगे बुद्धिज्म का टॉपिक। ये टॉपिक यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुद्धिज्म सिर्फ एक रिलीजन ही नहीं था बल्कि एक सोशल, पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन था जो कि 6th सेंचुरी बीसी में गौतम बुद्ध के द्वारा शुरू किया गया था। इस वीडियो में हम बुद्धिज्म से रिलेटेड कई सारे एस्पेक्ट्स जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हम उन्हें एक एक करके देखेंगे। और इनमें से सबसे पहले देखते हैं बुद्धिज्म के ओरिजिन का कंटेक्स्ट। 6th सेंचुरी बीसी इंडिया में एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट था जिसे हिस्टोरियंस सेकंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। इस सेकंड अर्बनाइजेशन के टाइम पर इंडिया में बहुत सारे सिटीज इवॉल्व हो रहे थे और लोग विलेजेस से उठकर सिटीज में रहने लगे थे। जो लोग विलेजेस में रह रहे थे वो तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे और जो लोग सिटीज में रह रहे थे वो नॉन एग्रीकल्चरल प्रोफेशंस में इन्वॉल्व थे, जैसे कि क्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स, मेटलर्जी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। अब अगर हम इस पीरियड के सोशल एनवायरनमेंट को देखें तो उसमें कास्ट सिस्टम सोसाइटी में काफी ज्यादा स्ट्रांगली एस्टैब्लिश था और इस कास्ट सिस्टम की वजह से ब्राह्मण कम्युनिटी की सुप्रीमेसी सोसाइटी के ऊपर एस्टैब्लिश थी और जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। इसके अलावा सोसाइटी में वैदिक रिचुअल्स बेस्ड वर्शिप का ट्रेडिशन भी एस्टैब्लिश था। अब जो ये वैदिक रिचुअल्स का सिस्टम था इसके साथ 4 मेन प्रॉब्लम्स थी। पहला तो ये कि इन रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए ब्राह्मण्स की जरूरत पड़ती थी क्योंकि उनके पास एक तरह की अथॉरिटी थी इन रिचुअल्स और इनसे रिलेटेड नॉलेज के ऊपर। सेकंड इज कि इन रिचुअल्स को होल्ड करना और इनमें पार्टिसिपेट करना सिर्फ अपर कास्ट के लिए ही अलाउड था। लोअर कास्ट के लोग इन रिचुअल्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। थर्ड प्रॉब्लम वॉज कि इन रिचुअल्स को परफॉर्म करना बहुत एक्सपेंसिव होता था। और फोर्थ वॉज कि ये रिचुअल्स काफी टाइम कंज्यूमिंग होते थे क्योंकि कई सारे रिचुअल्स में बहुत ही एलाबोरेट सैक्रिफाइसेस किए जाते थे स्पिरिचुअल लिबरेशन के लिए। अगर इन रिचुअल्स का मैं आपको एग्जांपल दूं तो इनमें आएंगे अश्वमेधा यज्ञ और अग्निहोत्री यज्ञ। अब ये मेजर इश्यूज थे इन रिचुअल्स को लेकर। नाउ इस पीरियड में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकंड अर्बनाइजेशन हुई थी, इस सेकंड अर्बनाइजेशन की वजह से जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड में मैसिव एक्सपेंशन हुआ, नई सिटीज का रैपिड डेवलपमेंट हुआ और कॉमर्स ग्रो हुआ, इससे सोसाइटी में एक पावरफुल और एक नई मर्चेंट क्लास, स्किल्ड आर्टिसंस और ट्रेडर्स उभरने लगे थे जो कि मेनली सिटीज में बेस्ड थे। और ये ट्रेडर्स और मर्चेंट क्लास वैश्यास थे। ये वर्ना सिस्टम में अपर कास्ट को बिलोंग नहीं करते थे। इनके साथ जनरली सोसाइटी में और वैदिक रिचुअल से रिलेटेड भी काफी डिस्क्रिमिनेशन होता था। एंड देयरफॉर ये नई सिटीज बेस्ड और रिच क्लास ऑफ पीपल एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे ब्राह्मणिकल रिचुअल बेस्ड सिस्टम का जहां इनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसके साथ साथ इस पीरियड में महाजनपदास या फिर बड़े बड़े टेरिटोरियल किंगडम्स का भी फॉर्मेशन हो रहा था जिसकी वजह से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में एक तरह का रिवॉल्यूशन आया था। इस टाइम पर हमें नए अर्बन सेंटर्स का फॉर्मेशन भी देखने को मिला और इन अर्बन सेंटर्स में थे कौशंबी और वैशाली जैसी सिटीज जो कि कॉमर्स और ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट हब्स थे और महाजनपदास के लिए इंपॉर्टेंट पावर सेंटर्स भी थे। ये था पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंटेक्स्ट जहां पर बुद्धिज्म का हमें इवोल्यूशन देखने को मिला। अब देखते हैं गौतम बुद्ध की लाइफ को। बुद्धा का रियल नेम सिद्धार्थ गौतम था और इनका जन्म अप्रोक्सीमेटली 563 बीसी में लुम्बिनी में, जो मॉडर्न डे सदर्न नेपाल में है, यहाँ एक रॉयल फैमिली में हुआ था। उनके फादर का नाम शुद्धोदना था और ये एक पावरफुल मिलिट्री और पॉलिटिकली रिस्पेक्टेड शाक्य रूलर थे। जब गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ था तो प्रीस्ट ने यह प्रेडिक्शन किया था कि ये बच्चा या तो एक बहुत बड़ा किंग बनेगा, बहुत मेजर कॉन्क्वेस्ट करेगा या फिर एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल टीचर बनेगा। और बुद्धा के फादर चाहते थे कि बुद्धा एक किंग बने और ना ही एक स्पिरिचुअल लीडर, और इसके लिए उसके फादर ने उन्हें पूरी लग्जरी, कंफर्ट और एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया। लेकिन जब बुद्धा 29 ईयर्स के थे तो वो पैलेस सिक्योरिटी वॉल से बाहर निकले और उन्होंने लाइफ के हार्श और अनकंफर्टेबल रियलिटीज देखी और इनमें मेनली 4 ट्रांसफॉर्मेटिव साइट्स थी जिन्होंने उन्हें बहुत इम्पैक्ट किया। इनमें से पहली साइट थी एक ओल्ड मैन जो एजिंग से सफर कर रहा था। दूसरी साइट थी एक सिक पर्सन की जो सीरियस डिसीजेस से सफर कर रहा था। तीसरी साइट थी एक डेड बॉडी जो कि क्रिमेशन सेरेमनी के लिए जा रही थी और चौथी साइट थी एक सन्यासी की। ये 4 साइट्स ने बुद्धा को डीपली अफेक्ट किया। बुद्धा के अकॉर्डिंग अगर ये कंडीशंस जैसे कि ओल्ड एज, डिसीजेस, सफरिंग और डेथ सबके लिए इनएविटेबल होती है तो फिर इतनी लग्जरी और कंफर्ट किस काम का। इस प्रोफाउंड रियलाइजेशन के बाद वो एक रात को अपनी वाइफ यशोधरा और न्यू बॉर्न सन राहुला को सोते हुए छोड़कर पैलेस से चले गए। इस इवेंट को ग्रेट रिनंसिएशन या फिर महाअभिनिष्कर्माना भी बोला जाता है, जो कि बुद्धा की लाइफ में एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट था। और इसके बाद बुद्धा निकल पड़े अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर। आखिर में एज 35 में सिद्धार्था ने बोध गया में एक सीक्रेट पीपल ट्री के नीचे एनलाइटनमेंट अचीव करी और इस अवेकनिंग को बोधि बोला जाता है। इस एनलाइटनमेंट के थ्रू सिद्धार्था ये फिगर आउट कर पाई कि सफरिंग क्या होती है, इसके रूट कॉजेस क्या होते हैं और सफरिंग से कंप्लीट लिबरेशन कैसे हासिल करी जा सकती है। एनलाइटनमेंट के बाद बुद्धा ने अपनी नॉलेज को सभी लोगों को स्प्रेड किया और अलग अलग प्लेसेस पर सर्मन्स देकर। और बुद्धा ने सबसे पहला सर्मन दिया था सारनाथ, वाराणसी में। इस हिस्टोरिक सर्मन में उन्होंने अपनी कंप्लीट फंडामेंटल टीचिंग्स प्रेजेंट की थी।
लेकिन बुद्धा ने सिर्फ सर्मन्स के थ्रू अपनी नॉलेज को शेयर नहीं किया था। बुद्धा ने एक कम्युनिटी बनाई थी जिसे संघा बुलाया जाता था। इस संघा में जो बुद्धा की टीचिंग्स है उनको प्रैक्टिस किया जाता था। अब देखते हैं बुद्धा की कोर टीचिंग्स को, और इनमें से सबसे पहले है बुद्धा के 4 ट्रूथ्स। बुद्धा ने सारनाथ के अपने पहले सर्मन में 4 नोबल ट्रूथ्स टीच किए थे जो बुद्धिज्म की एब्सोल्यूट फाउंडेशन है। इनमें से पहला ट्रूथ है दुखा यानी सफरिंग। इसका सिंपल मतलब यह है कि इस दुनिया में हर इंसान को किसी ना किसी फॉर्म में दुख मिलता है। बुद्धा कहते हैं कि ओल्ड एज, डिसीजेस और डेथ ये सब दुख है, किसी से सेपरेट होना भी दुख है। सो पहला ट्रूथ है कि लाइफ इज फुल ऑफ सॉरोस। दूसरा ट्रूथ है समुदाय यानी ओरिजिन ऑफ सफरिंग। सफरिंग का एक्चुअल रूट कॉज क्या है? बुद्धा के अकॉर्डिंग किसी पर्सन या फिर किसी चीज से अटैचमेंट और उसके टुवर्ड्स क्रेविंग होना, ये है सफरिंग का रूट कॉज। तीसरा ट्रूथ है निरोधा यानी सेसेशन ऑफ सफरिंग। बुद्धा के अकॉर्डिंग सफरिंग को एंड किया जा सकता है, और ये सफरिंग का एंड तभी होगा जब हम सफरिंग के रूट कॉज को एंड करेंगे। यानी कि अगर हम लोगों के टुवर्ड्स या फिर मटेरियल थिंग्स के टुवर्ड्स अटैचमेंट और क्रेविंग्स को कंप्लीटली एंड कर देते हैं तो फिर हमारी सफरिंग भी एंड हो सकती है। चौथा ट्रूथ है मग्गा यानी पाथ टू एंड सफरिंग। अब हम इन क्रेविंग्स या फिर अटैचमेंट्स को एंड कैसे करें? इसके लिए बुद्धा ने दिए हैं 8 फोल्ड पाथ। 8 ऐसी चीजें हैं या फिर 8 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसे अगर हम फॉलो कर सकते हैं तो फिर हम अपनी क्रेविंग्स और अटैचमेंट्स को एंड कर सकते हैं, जिससे हमारी सफरिंग्स भी खत्म हो सकती है। ये 8 फोल्ड पाथ भी बुद्धा ने सारनाथ के अपने फर्स्ट सर्मन में ही टीच किया था। ये बेसिकली 8 इंटरकनेक्टेड प्रिंसिपल्स हैं जो सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है और ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और ये 8 प्रिंसिपल्स हैं राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। इसके अलावा बुद्धा ने 3 और यूनिवर्सल ट्रूथ्स भी बताए, जिनमें से पहला है अन्य का। इसमें बुद्धा ने बताया कि सब कुछ एब्सोल्युटली टेम्परेरी और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। एवरीथिंग इज टेम्परेरी एंड कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। दूसरा है अन्यता। इसमें बुद्धा ने बताया कि हमारे अंदर भी कुछ परमानेंट नहीं है। जैसे कि ब्राह्मणिज्म में बताया गया है कि हमारी जो सोल है वो परमानेंट है, लेकिन बुद्धा के अकॉर्डिंग नथिंग इज परमानेंट, नॉट इवन सोल। तीसरा ट्रूथ है दुखा यानी सफरिंग। हर पर्सन किसी ना किसी फॉर्म में सफर कर रहा है। इस 8 फोल्ड पाथ के अलावा एक और बुद्धा की इंपॉर्टेंट टीचिंग है जो कि है मिडिल पाथ की। मिडिल पाथ बुद्धा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया था। इसका मतलब है कि लाइफ में हमें कभी भी एक्सट्रीम्स में नहीं जाना चाहिए। ना तो बहुत ज्यादा लग्जरी, कंफर्ट और प्लेजर्स के पीछे भागना चाहिए, और ना ही अपने आप को इतना टॉर्चर करना चाहिए कि बॉडी और माइंड दोनों सफरिंग में आ जाए। बुद्धा ने खुद दोनों एक्सट्रीम ट्राई किए थे। पहले लुम्बिनी में एक्सट्रीम कंफर्ट एंजॉय किया था, फिर एक ऐसा भी फेस था जिसमें उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था एनलाइटनमेंट की सर्च में। तब उन्हें समझ आया कि दोनों रास्ते गलत है, इसलिए उन्होंने मिडिल पाथ सिखाया, एक बैलेंस लाइफ जिसमें हम अपनी बेसिक नीड्स पूरी करें, हेल्दी रहे, माइंड को काम रखे और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करें। अब देखते हैं संघा को, जो कि थी एक मोनेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। संघा बुद्धा की वो कम्युनिटी थी जिसमें मॉन्क्स यानी भिक्षुस और नन्स यानी कि भिक्षुनीस दोनों को इक्वल स्पिरिचुअल स्टेटस दिया गया, जो कि उस टाइम के हिसाब से एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी बात थी। संघा के मेंबर्स एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते थे, जिसके रूल्स और गाइडलाइंस विनय पिटका में लिखे गए हैं। ये रूल्स बताते थे कि संघा के मेंबर्स कैसे बिहेव करेंगे, कैसे सिंपल लाइफ जिएंगे और कैसे मेडिटेट और कंपैशन प्रैक्टिस करेंगे। संघा के लोग विहारास में रहते थे। ये विहारास सिंपल बिल्डिंग्स या फिर मोनेस्ट्रीज होती थी जहां वो स्टडी, मेडिटेट और डेली रूटीन्स को फॉलो करते थे। टाइम के साथ ये विहारास सिर्फ रहने की जगह ही नहीं रही, बल्कि ये धीरे धीरे बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डेवलप हो गए, जहां फिलॉसफी, लॉजिक, मेडिसिन, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी और आर्ट जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाने लगे। नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज इसी संघा ट्रेडिशन से डेवलप हुई थी। सिंपल शब्दों में संघा एक पीसफुल लर्निंग कम्युनिटी थी जिसमें लोग मिलकर अच्छी लाइफ जीते और बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो करते थे। और ये संघास बाद में पूरे वर्ल्ड के लिए नॉलेज का एक मेजर सेंटर्स बन गए थे। अब देखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स को। बुद्धिस्ट काउंसिल यानी बौद्ध संगीति वो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी जहां बुद्धा के क्लोज डिसाइपल्स और मॉन्क्स मिलकर उनकी टीचिंग्स को याद करते थे और ऑर्गेनाइज और प्रिजर्व करते थे। जब बुद्धा का महापरिनिर्वाण या फिर उनकी डेथ हुई थी, तब उनकी टीचिंग्स को लिखने का ट्रेडिशन नहीं था और उनकी टीचिंग्स मेमोरी से ही आगे चलती थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि राजगीर में हुई थी, इसमें मॉन्क्स ने मिलकर बुद्धा के वर्ड्स को रिपीट करके फाइनलाइज किया था। लेटर सेकंड काउंसिल जो कि वैशाली में हुई थी, यहाँ डिसिप्लिन के कुछ इश्यूज पर डिस्कशंस हुई थी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका के टाइम पाटलिपुत्रा में हुई, जहां करप्ट मॉन्क्स को संघा से हटाया गया और बुद्धा की टीचिंग्स को क्लैरिफाई किया गया। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का के टाइम कश्मीर में हुई थी, जहां महायाना टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज किया गया था। सो बुद्धिस्ट काउंसिल एक तरह के हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन मिशंस थे, जिन्होंने इंश्योर किया कि बुद्धा की नॉलेज सही फॉर्म में प्रिजर्व करी जाए और दुनिया तक पहुंचाई जाए। अब देखते हैं बुद्धिस्ट सेक्ट्स को। देखो, बुद्धिज्म टाइम के साथ डेवलप और इवॉल्व होता गया और अलग अलग रीजन्स में लोगों ने बुद्धा की टीचिंग्स को अपने कल्चर और नीड्स के हिसाब से फॉलो किया। इस प्रोसेस में
बुद्धिज्म 3 मेजर सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था। इन तीनों का मेन गोल एनलाइटनमेंट ही था, लेकिन रास्ता और स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट था। इनमें से पहला था थेरावाडा, जिसे कभी कभी स्कूल ऑफ द एल्डर्स या फिर हिंडियाना बुद्धिज्म या फिर लेसर व्हील भी कहा जाता है। यह बुद्धिज्म का सबसे पुराना फॉर्म माना जाता है। यह बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स को प्योर फॉर्म में यानी कि एज इट इज फॉलो करने की कोशिश करता है। हिंडियाना बुद्धिज्म का मेन फोकस इंडिविजुअल एफर्ट्स पर होता है, यानी हर पर्सन खुद मेहनत करके इंडिविजुअल लिबरेशन की तरफ बढ़ता है। थेरावाडा मॉन्क्स सिंपल लाइफ जीते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं और इनके स्क्रिप्चर्स मेनली पाली लैंग्वेज में होते हैं। आज थेरावाडा बुद्धिज्म श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया जैसी कंट्रीज में ज़्यादा फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है महायाना बुद्धिज्म। महायाना बुद्धिज्म को ग्रेटर व्हील कहते हैं क्योंकि इसके अकॉर्डिंग एनलाइटनमेंट सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सब लोगों के लिए मिलकर अचीव करनी चाहिए। इसमें बोधिसत्वा का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोधिसत्वा एक ऐसा पर्सन है जो अपनी इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट अचीव कर चुका है, लेकिन एनलाइटन होने के बाद दूसरों को हेल्प करता है उनकी एनलाइटनमेंट अचीव करने के लिए। साथ ही में इस सेक्ट में बुद्धा को एक डिवाइन गॉड लाइक फिगर के रूप में भी देखा जाता है और इसके स्क्रिप्चर्स हमें ज़्यादातर संस्कृत लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। महायाना बुद्धिज्म चाइना, जापान, कोरिया और वियतनाम में पॉपुलर है। अब बुद्धिज्म का तीसरा सेक्ट है वज्रयाना बुद्धिज्म। वज्रयाना बुद्धिज्म को समटाइम्स तिब्बतन बुद्धिज्म भी कहा जाता है। यह एक्चुअली महायाना का ही एक एडवांस फॉर्म है, लेकिन इसमें स्पेशल रिचुअल्स, मंत्रास, मंडलास और तंत्रास भी यूज होते हैं और ऐसा माना जाता है कि इन मंत्रास और रिचुअल्स के साथ जो आपका पाथ है एनलाइटनमेंट का वो फास्ट ट्रैक या फिर स्पीड अप हो जाता है। इसमें जो मेडिटेशन की टेक्निक्स होती हैं वो काफ़ी डीप और यूनिक होती हैं और टीचर्स को लामास कहा जाता है। वज्रयाना मेनली तिब्बत, भूटान, मंगोलिया और इंडिया के हिमालयन रीजन जिनमें आते हैं लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल, इनमें प्रैक्टिस किया जाता है। सो ये थे बुद्धिज्म के 3 मेन सेक्ट्स। अब देखते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर को। बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है उन्हें त्रिपिटकस कहते हैं। ये त्रिपिटकस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सुत्ता पिटका, विनय पिटका और अभिधम्मा पिटका। सुत्ता पिटका में बुद्धा की टीचिंग्स और उनके सर्मन्स होते हैं। विनय पिटका में मॉन्क्स के लिए जो कि संघास में रहते हैं उनके कंडक्ट के लिए रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं। और अभिधम्मा पिटका में बुद्धा की फिलॉसफी को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ये तीनों पिटकस पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। इन त्रिपिटकस के अलावा जातका टेल्स भी बुद्धिस्ट लिटरेचर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन जातका टेल्स में बुद्धा के पहले के जन्मों की कहानियां होती हैं और इन कहानियों के थ्रू बुद्धा की टीचिंग्स और मॉरल लेसन्स को स्प्रेड किया जाता है। फिर आता है मिलिंद पानो, जो कि ग्रीक किंग मिलिंदा और मॉन्क नागसेना के बीच का डीप फिलोसफिकल कन्वर्सेशन था। इसमें ये दोनों लाइफ, माइंड और विजडम के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट वर्क है बुद्ध चरिता, जो कि अश्वघोषा ने संस्कृत में लिखा था। ये बेसिकली बुद्धा की बायोग्राफी है और लिटरेचर में एक मास्टरपीस मानी जाती है। साथ ही में महायाना ट्रेडिशन में बहुत सारे स्पेशल टेक्स्ट होते हैं, जैसे कि लोटस सूत्रा, लंकावतारा सूत्रा एक्सेट्रा। इन सूत्रास में कंपैशन, विजडम और एनलाइटनमेंट के आइडियाज एक्सप्लेन किए गए हैं। अब देखते हैं बुद्धिज्म के स्प्रेड एशिया में कैसे हुआ। बुद्धिज्म का स्प्रेड का मेन बेस रॉयल पैट्रोनेज था, मतलब राजा महाराजा का सपोर्ट। सबसे पहले मगध के किंग बिम्बिसारा बुद्धा के क्लोज फॉलोअर थे, इसलिए उन्होंने बुद्धिज्म को स्ट्रांगली सपोर्ट किया। उसके बाद उनका बेटा अजातशत्रु आया, जिन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल स्पॉन्सर करी, जिससे बुद्धा की टीचिंग्स को ऑफिशियली कलेक्ट करके प्रिजर्व किया गया। लेकिन सबसे बड़ा और पावरफुल सपोर्टर था अशोका। कलिंग वॉर की डिस्ट्रक्शन देखकर अशोका ने पूरी तरह से बुद्धिज्म को अपना लिया था। साथ ही अशोका ने बुद्धिज्म को एशिया में फैलाने के लिए कई मिशनरी कैंपेन्स भेजे। इन्हीं कैंपेन्स में उन्होंने अपने बेटे महिंदा और अपनी डॉटर संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बुद्धिज्म के स्प्रेड में ट्रेड रूट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। ज़्यादातर बुद्धिस्ट आइडियाज सिल्क रूट और मैरिटाइम सी रूट्स के थ्रू स्प्रेड हुए थे। मर्चेंट्स जो बुद्धा के टाइम से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते थे, इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था और ये अपने साथ बुद्धिज्म को कैरी करते गए। इसके अलावा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज अक्सर ट्रेड रूट्स के पास बनाई जाती थी, जिससे मर्चेंट्स रुक कर रेस्ट कर सके और इसी दौरान मॉन्क से इंटरैक्ट कर सके। साथ ही बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी मर्चेंट्स के साथ ट्रैवल करते थे और इन सबके साथ बुद्धिज्म धीरे धीरे पूरे एशिया में स्प्रेड होने लगा। अब देखते हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को। सबसे फेमस बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है स्तूपास। स्तूपास बेसिकली एक बड़े गोल डोम शेप्ड माउंट होते हैं, जिसमें बुद्धा के सीक्रेट रिलिक्स जैसे कि एशेस या फिर बिलोंगिंग्स प्रिजर्व किए जाते हैं। लोग यहाँ पूजा करने आते थे और स्तूपा के अराउंड वॉक करते थे। यूजुअली स्तूपा के चारों तरफ डेकोरेटेड गेटवेज होते थे। स्तूपास का सबसे फेमस एग्जाम्पल में सांची स्तूपा, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ये आता है। ये सांची स्तूपा 2nd सेंचुरी BC में बनाया गया था और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्तूपा है। सांची स्तूपा के अलावा बृहद स्तूपा और अमरावती स्तूपा भी फेमस है। अमरावती स्तूपा को व्हाइट मार्बल में बनाया गया है। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है चैत्यास, जिसे हम प्रेयर हॉल्स भी बोल सकते हैं। ये ज्यादातर रॉकेट केव्स होते थे, मतलब ये पहाड़ों को काटकर बनाए जाते थे। चैत्यास एक लार्ज हॉल जैसा स्पेस देता था, जहां मॉन्क्स और फॉलोअर्स सब मिलकर वर्शिप करते थे। इसमें एक बड़ा सेंट्रल हॉल, साइड में आयल्स और हॉल के एंड में एक स्तूपा होता था।
चैत्यास के फेमस एग्जांपल्स हैं अजंता केव्स, जहां 29 केव्स में ब्यूटीफुल म्यूरल्स या फिर पेंटिंग्स मिले हैं, और कार्ला केव्स जिसमें इंडिया का सबसे बड़ा चैत्या हॉल है। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है विहारास, जो बेसिकली मॉन्क्स के रहने और पढ़ने की जगह होती थी। विहारास यूजुअली स्क्वायर कोर्टयार्ड डिजाइन फॉलो करते थे, जिसके अराउंड मॉन्क्स के स्मॉल रूम्स होते थे। इनके बीच में एक श्राइन और कॉमन एरिया जैसे डाइनिंग हॉल, लेक्चर हॉल, किचन और लाइब्रेरी भी होती थी। अब देखते हैं बुद्धिस्ट आर्ट को। बुद्धिस्ट आर्ट का डेवलपमेंट 4 मेजर स्टाइल्स में हुआ था। सबसे पहला है मॉडर्न पॉलिश स्टाइल्स, जिसमें स्टोन्स को इतना स्मूथली पॉलिश किया जाता था कि वो लिटरली मिरर जैसे शाइन करते थे। अशोका के ह्यूज मोनोलिथिक पिलर्स जो कि 40 to 50 फीट टॉल थे, ये इसी स्टाइल का बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। इनमें लायन, एलिफेंट और हॉर्स जैसे एनिमल्स के ब्यूटीफुल कैपिटल्स होते थे। इस स्टाइल का सबसे फेमस एग्जाम्पल है सारनाथ लायन कैपिटल, जिसमें 4 लायंस एक दूसरे की तरफ बैक टू बैक खड़े दिखते हैं और नीचे 24 स्पोक चक्र है, जो आज इंडिया का नेशनल एम्बलम है। इसी पीरियड में बनी बराबर केव्स भी पॉलिश्ड ग्रेनाइट के लिए फेमस है। दूसरा स्टाइल है गंधारा स्कूल, जिसमें इंडियन बुद्धिस्ट थीम्स को ग्रीको रोमन रियलिस्टिक स्टाइल के साथ मिक्स किया गया है। बुद्धा को पहली बार ह्यूमन फॉर्म में यही डिपिक्ट किया गया था। इस स्टाइल के फेमस एग्जांपल्स में अफगानिस्तान के बामियान में प्रेजेंट बामियान बुद्धास और तक्षशिला स्कल्पचर्स आते हैं। तीसरा स्टाइल है मथुरा स्कूल, जिसमें रेड सैंडस्टोन यूज होता था और बुद्धा को इंडियन फेशियल फीचर्स के साथ डिपिक्ट किया जाता था। यहाँ यक्षा यक्षिणी फिगर्स भी पॉपुलर थे। इसके फेमस एग्जांपल्स मथुरा का स्टैंडिंग बुद्धा है। चौथा स्टाइल है गुप्ता पीरियड आर्ट, जिसे बुद्धिस्ट आर्ट का गोल्डन फेज बोला जाता था। इस स्टाइल में बनाई गई बुद्धा की इमेजेस नेचुरल दिखती थी और साथ में स्पिरिचुअली आइडियलाइज्ड भी होती थी। इसके फेमस एग्जांपल्स में सारनाथ स्टैंडिंग बुद्धा और अजंता पेंटिंग्स आते हैं, जिसमें बुद्धिस्ट स्टोरीज को बहुत ग्रेसफुल स्टाइल में पेंट किया गया है। अब देखते हैं बुद्धिस्ट सिंबल्स को। बुद्धिज्म में कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स भी हैं और हर सिंबल कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। लोटस फ्लावर प्योरिटी, एनलाइटनमेंट और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सिंबल है। बोधि ट्री बुद्धा की एनलाइटनमेंट और स्पिरिचुअल अवेकनिंग को रिप्रेजेंट करता है। चक्र बुद्धिस्ट टीचिंग्स और कर्मा के साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। स्वास्तिका ऑस्पिशियसनेस और गुड फॉर्चून दिखाता है। स्तूपा बुद्धा के एनलाइटनमेंट और कॉस्मिक एक्सेस के कनेक्शन का सिंबल है। हेलो डिविनिटी और एनलाइटनमेंट की रेडियंस दिखाता है। और त्रिरत्ना या फिर 3 ज्यूल्स बुद्धा, धर्मा और संघा को रिप्रेजेंट करता है। अब देखते हैं बुद्धिज्म का कंट्रीब्यूशन इंडियन सोसाइटी में। बुद्धिज्म ने इंडियन सोसाइटी पर काफी रेवोल्यूशनरी इंपैक्ट डाला। सबसे पहले बुद्धा ने कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया और इससे क्लियरली रिजेक्ट किया। उनके अकॉर्डिंग हर इंसान का इक्वल स्टेटस है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो। दूसरा इम्पैक्ट था लिटरेचर प्रमोशन। बुद्धा ने पाली और प्राकृत लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट और लेजिटिमेसी दी, जिससे आम लोगों के लिए बुद्धा की टीचिंग्स एक्सेसिबल हो गई थी, क्योंकि ये लैंग्वेज कॉमन पब्लिक के द्वारा बोली जाती थी, जबकि संस्कृत एलीट्स के द्वारा बोली जाती थी। तीसरा यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन। बुद्धिज्म के टाइम में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी ह्यूज लर्निंग सेंटर्स डेवलप हुए, जहां हजारों स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्कॉलर्स पढ़ते थे। चौथा आर्ट एंड आर्किटेक्चर। स्तूपास, विहारास, स्कल्पचर्स और म्यूरल्स ने इंडियन कल्चर और आर्टिस्टिक ट्रेडिशन में मैसिव कंट्रीब्यूशन दिया। पांचवा एथिक्स और मॉरल फिलॉसफी। बुद्धा ने धर्म और एथिकल लिविंग पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया। छठा वुमेन एम्पावरमेंट। बुद्धा ने भिखुनीज को इक्वल स्पिरिचुअल स्टेटस दिया, जो 5th सेंचुरी BC के लिए काफी रेवोल्यूशनरी था। और सातवां अहिंसा या फिर नॉन वायलेंस। बुद्धा के ये नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल आगे जाके गांधी और दुनिया भर के कई बड़े लीडर्स ने अडॉप्ट और प्रमोट किया। अब देखते हैं बुद्धिज्म का डिक्लाइन इंडिया में। बुद्धिज्म का डिक्लाइन के कई रीजंस थे। सबसे पहला रीजन था रॉयल पैट्रोनेज का ग्रेजुअल लॉस, जिससे राजा महाराजाओं का बुद्धिज्म को सपोर्ट कम हो गया था। दूसरा रीजन था इंटरनल डिविजन्स। बुद्धिज्म के अलग अलग सेक्ट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने लगे थे। तीसरा संस्कृताइजेशन। बुद्धिस्ट टीचिंग्स को संस्कृत में कन्वर्ट कर दिया गया था, जिससे आम लोगों के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल हो गया था। चौथा भक्ति मूवमेंट का राइज, जो डिवोशनल हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहा था, और इससे पब्लिक का एक सेक्शन का इंटरेस्ट बुद्धिज्म से शिफ्ट हो गया था। और सबसे कैटास्ट्रॉफिक रीजन था टर्किश इन्वेजन, जिसमें नालंदा और विक्रमशिला जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। साथ ही ट्रेड रूट्स के डिक्लाइन ने बुद्धिज्म की स्प्रेड को अफेक्ट किया था। इन सब रीजंस की वजह से 12th सेंचुरी तक बुद्धिज्म ऑलमोस्ट इंडिया से डिसअपीयर हो गया था। अब देखते हैं बुद्धिज्म की लेगेसी को। बुद्धिज्म की लेगेसी इंडिया और दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग और वाइड है। एजुकेशन के फील्ड में बुद्धिज्म ने एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज को इंस्पायर किया और एजुकेशन को आम लोगों तक पहुंचाया। एथिकल लेवल पर अहिंसा या फिर नॉन वायलेंस और कंपैशन परमानेंटली इंडियन एथिक्स का पार्ट बन गए थे। आर्टिस्टिक फील्ड में बुद्धिस्ट आइकॉनोग्राफी और स्कल्पचर्स दुनिया के अलग अलग कल्चर्स में स्प्रेड हुए। सोशली बुद्धिज्म ने कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया और वुमेन की एम्पावरमेंट को प्रमोट किया। ग्लोबल लेवल पर आज बुद्धिज्म के 500 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। कल्चरली चाइना, जापान, कोरिया, तिब्बत, थाईलैंड, म्यांमार जैसे कंट्रीज बुद्धिज्म से फंडामेंटली शेप हुए। बुद्धिज्म सिर्फ एक रिलीजन नहीं, ये एक कंप्लीट फिलोसॉफिकल सिस्टम और सोशल रेवोल्यूशन और एथिकल फ्रेमवर्क था। सो बुद्धा का मैसेज सिंपल और टाइमलेस है। सफरिंग्स को समझो, डिजायर को कंट्रोल करो, मिडिल पाथ को फॉलो करो और एनलाइटनमेंट अचीव करो।
और आज भी बुद्धा की ये टीचिंग्स रेलेवेंट है क्योंकि मॉडर्न लाइफ में एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ग्रीड और अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। सो ये था बुद्धिज्म का टॉपिक। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉलो फॉर मोर।